देखिए लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, मास डिफेक्ट के बारे में, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा एम से लिखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए थे, जैसे नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बतानी थी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी हमने क्लास में कैलकुलेट की थी। तो इसी तरह से सब एटम्स की, सारे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली गई है, और सारे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद एक ग्राफ बनाया गया। उस ग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ग्राफ ही पूछा जाता था पहले तो पेपर में, अभी तो वैसे ही क्वेश्चन MCQ वाला आएगा, तो अभी इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो ये पूरा पूरा ग्राफ ही एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता था कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे मास नंबर, जिसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल ए से। और मास नंबर के जो हम लोग गैप बनाएंगे वो 50-50 के करते हैं, 50 मास नंबर, 100 मास नंबर, 150, 200, इस तरह से बनेगा ये ग्राफ। अब इसके बाद यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी लिखी जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ग्राफ क्या होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद बीच में एक नंबर पे जाकर के मैक्सिमम हो जाता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो मैक्सिमम ग्राफ हो रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये कैसी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। और ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, तो आंसर है 2 न्यूक्लियाई की, एक आयरन की और एक निकल की। तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है आयरन और निकल। इसको तोड़ने के लिए, इसके अंदर से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए आपको 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पड़ेंगे। बाकी सब न्यूक्लियाई जो भी हैं, उन सब न्यूक्लियाई के बाइंडिंग एनर्जी हमेशा इससे क्या रहेंगी, कम रहेंगी। तो इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है, तो वो ग्राफ मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये ग्राफ बना हुआ है, अगर आप बुक ओपन करना चाहें तो बुक ओपन कर लीजिए, उस बुक में आपको ये ग्राफ दिख जाएगा न्यूक्लियाई चैप्टर में। देखिए बाइंडिंग एनर्जी बता रखी है यहाँ पे, वो बाइंडिंग एनर्जी आपको इसमें दे रखी है। सबसे पहले ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। ड्यूटेरियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 1 के आसपास है। इस देखो, इस ग्राफ के अंदर आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे स्टार्टिंग में किसकी है, सबसे स्टार्टिंग में है ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 1। और उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, तो आंसर है लाइट हीलियम की। देखो एक हीलियम तो ये होता है जिसको हम लोग 2He4 से लिखते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक लाइट हीलियम होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होता है, इसको किससे लिखा जाता है, 2He3 से लिखा जाता है। ये प्रोडक्ट कब बनता है, ये लाइट हीलियम कब बनता है, तो आंसर है कि सन के ऊपर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है उस दौरान ये लाइट हीलियम बनता है, तो वहां पर ये ऑब्जर्व किया जाता है लाइट हीलियम। एनीवेज, तो सॉरी, ये ट्राइटियम है। ट्राइटियम जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 1H3 से। तो ये ट्राइटियम की बाइंडिंग एनर्जी है। ट्राइटियम की बाइंडिंग एनर्जी 2.4 के आसपास होती है। उसके उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम की, ये 6.5 या 6.7 के आसपास होती है। हीलियम से कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, लिथियम। ग्राफ फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ध्यान से। पहले ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी, फिर ट्राइटियम की बाइंडिंग एनर्जी, फिर हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी, फिर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, फिर लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी है, फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, 7.2 या 7.3 के आसपास होती है। फिर नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कम है, फिर वापस ग्राफ ऊपर की तरफ गया, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। फिर दूसरा ऑक्सीजन है जिसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 18 न्यूक्लियॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन कौन सा है जिसमें 16 न्यूक्लियॉन है, ये ऑक्सीजन कौन सा है जिसमें 18 न्यूक्लियॉन्स है। मतलब न्यूट्रॉन का नंबर 10 है, इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, टोटल 18 नंबर का ये न्यूक्लियस है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो मतलब ये कम स्टेबल है। उसके बाद किसकी बाइंडिंग एनर्जी है, सल्फर की। फिर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसकी है, देखो सबसे टॉप पे जो ग्राफ जा रहा है ना, वो किसके लिए जा रहा है, वो आयरन के लिए जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये जो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी है, ये आयरन की बाइंडिंग एनर्जी आपको कितनी याद रखनी है, 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द मैक्सिमम। और आयरन के साथ में ही कौन सा एलिमेंट होता है, निकल। तो आयरन और निकल ऐसे एलिमेंट है जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के एक न्यूक्लियन निकलेगा। और बाकी जो भी न्यूक्लियन है इधर वाले, और जिनका मास नंबर 56 से ज्यादा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, कम है। ग्राफ फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है। यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी कम थी, यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इस जगह पर है। ओके, अब इसके अंदर और इंफॉर्मेशन सुनिए। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 7.6 के आसपास होती है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखो ये ग्राफ आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ग्राफ से देखो ये एक्सप्लेनेशन आ रही है कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 30 से कम है, सॉरी जिनका मास नंबर जो है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, मास नंबर 30 से कम है और मास नंबर 170 से ज्यादा है, तो उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल है, कम है। मतलब कि इधर वाले न्यूक्लियाई और इधर वाले न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल है बीच वाले। ओके, देखो अब इससे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद जो नया एलिमेंट बनेगा, जो नया न्यूक्लियर बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, तो वो आपको इस ग्राफ से पता लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि सन पे एक रिएक्शन होती है जिसमें दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक हीलियम को बनाते हैं। दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक हीलियम को। ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हीलियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 6.5 के आसपास है, 6.5 या 7 बोल सकते हो, 7 के आसपास है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो अब आप ये देखो कि ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन जो न्यूक्लियाई बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो नया न्यूक्लियाई बनेगा वो पहले वाले न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर न्यूक्लियस में इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे ये छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं तो हीलियम बनता है, 3 हीलियम मिलते हैं तो कार्बन बनता है। अब कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी हीलियम से भी क्या है, हीलियम से भी ज्यादा है। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एनर्जी क्यों रिलीज होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी क्यों रिलीज होगी, क्या कारण है एनर्जी रिलीज होने का, मास डिफेक्ट। यहाँ पर इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 2 यूनिट 2 यूनिट। और ये जो हीलियम होता है जब इसका मास मेजर करते हैं तो इसका मास 3.9 यूनिट आता है। तो मतलब कि बाकी के 0.1 यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी के 0.1 यूनिट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मास डिफेक्ट हो जाता है। वो मास डिफेक्ट एज ए एनर्जी अपीयर होता है, बाइंडिंग एनर्जी, या आप बोल दो कि न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। जो बाइंडिंग एनर्जी है वही रिलीज होने वाली एनर्जी। अगर उतनी एनर्जी आप न्यूक्लियस को दे दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हीलियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप बाहर से 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो उस समय पे ये दोबारा से किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, दो ड्यूटेरियम में डिसोसिएट हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब इस एनर्जी के कारण ये जुड़े हैं। अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनको कहीं से मिल जाए तो ये दोबारा से डिसोसिएट हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें क्या समझ आया, इसमें ये समझ में आया कि दो लाइट हीलियम, दो लाइट न्यूक्लियाई, हीलियम नहीं, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बनाएंगे, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बनाएंगे, एक हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे। तो ये जो दो लाइट न्यूक्लियाई कौन से थे, दो लाइट न्यूक्लियाई, ड्यूटेरियम, ये दोनों लाइट न्यूक्लियाई थे और इससे एक हैवी न्यूक्लियाई बनता था। ये 2 यूनिट मास है, 2 यूनिट मास है, इसका मास कितना था 3.9 यूनिट, तो ये हैवी न्यूक्लियाई है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं,
इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिएक्शन को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्या कारण है अनस्टेबल होने का? देखो इसका मास, इसका जो मास नंबर है वो कितना लिखा हुआ है, 238 लिखा हुआ है। 238 का मतलब क्या है, देखो इसमें 92 प्रोटॉन है और बाकी के जो हैं 145 या 146, बाकी के जो है 146 वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें क्या है, ये पूरा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से फैले हुए हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितने प्रोटॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स है। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होती है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इस प्रोटॉन के आसपास की जो रेंज है, इस प्रोटॉन के आसपास की रेंज है कितनी, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये प्रोटॉन अपने आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन, देखो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन को अट्रैक्ट ही करता है। अगर वो किस रेंज में होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में होता है। तो ये वाला जो प्रोटीन, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है जो इस रेंज में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन था वो इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से ज्यादा हो चुकी है। और इस रेंज के बाहर न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इस रेंज के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में ही काम करेगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो काम नहीं करेगा। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपने आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके बाद ये प्रोटॉन यहाँ के प्रोटॉन को क्या नहीं कर सकता, यहाँ का जो प्रोटॉन है वो इस प्रोटॉन को क्या नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन रिपेल जरूर कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली ये जो बहुत बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है, इसके अंदर जो यहाँ पर किनारों पर जो प्रोटॉन्स हैं, ये सब प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और वो रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होकर के 2 नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब हो सकता है कि इधर वाला जो पार्ट था उसके अंदर 36 प्रोटॉन रह गए। 36 प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं, क्रिप्टॉन बोलते हैं। और दूसरे वाले पार्ट में कितने प्रोटॉन रह जाएंगे, टोटल 92 प्रोटॉन्स हैं, टोटल 92 प्रोटॉन्स हैं। एक में 36 आ गए तो दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें 56 प्रोटॉन आएंगे। तो 56 प्लस 36 टोटल कितने हो जाएंगे, 92। न्यूट्रॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे इसमें। 36 प्रोटॉन, उसमें 56 प्रोटॉन है। और 56 प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं, 56 प्रोटॉन वाले को बैरियम बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो यूरेनियम था ये टूट करके 2 नए न्यूक्लियाई बना रहा है, एक क्रिप्टॉन बना रहा है और दूसरा बैरियम बना रहा है। अब ये जो क्रिप्टॉन और बैरियम है, इनका जो मास नंबर है वो 100 के आसपास होगा। तो आप ये देखो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो 7 है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 के आसपास है। तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो आंसर है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो यूरेनियम था इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये 2 छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, एक क्रिप्टॉन के अंदर और एक बैरियम के अंदर। क्रिप्टॉन में 36 प्रोटॉन है, इसमें 56 प्रोटॉन है। इसका मास नंबर 92 होता है, इसका मास नंबर 118 या 20 के आसपास होगा। चलो ये कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके मास नंबर किसके आसपास हैं, 100 के आसपास है। अगर मास नंबर 100 के आसपास है तो 100 वाले के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 100 वाले के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 नहीं है, कितनी दे रखी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 2 नए न्यूक्लियाई बन रहे हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा स्टेबल कौन से हुए, क्रिप्टॉन और बैरियम। और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अच्छा, जब ये 2 नए न्यूक्लियाई बनेंगे तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो।
जब नए न्यूक्लियाई बनते हैं तो क्या रिलीज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, तो ये पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोला जाता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। और डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियाई, इसमें क्या हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस डिसोसिएट हो रहा है और क्या बना रहा है, टू लाइट न्यूक्लियाई को क्रिएट कर रहा है। तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जिनका मास नंबर 50 से 80 के बीच में रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनका मास नंबर 50 to 80 है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी होगी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है, या 8.75 भी लिख सकते हैं इसको, 8.8 या 8.75, चलिए इसको हम लोग 8.75 भी लिख देते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.75 के आसपास रहती है अप्रोक्सीमेटली। दूसरा, जिनका मास नंबर जिनका मास नंबर 1 से लेकर के 30 तक है और 170 से लेकर के 238 या 240 के आसपास है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगी। तो जिनका मास नंबर 1 से 30 के बीच में आ रहा है और जिनका मास नंबर 170 से 240 के बीच में आ रहा है, देखो जिनको मैंने मार्क किया, ये 1 से 30 वाले हैं और ये 170 से 240 वाले हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब एक रेंज और लेते हैं इसके अंदर, वो रेंज मैं आपको बताता हूँ। एक रेंज हम लोग लेते हैं इसमें 30 से, ये 30 है, 30 से लेकर के 170 की रेंज लेते हैं। तो 30 से 170 की जो रेंज है, इसका एवरेज क्या बताया जाता है, इसका एवरेज 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया जाता है। किसी की बाइंडिंग एनर्जी 8.2 है, किसी की 8.5 है, किसी की 8.75 है, फिर बाइंडिंग एनर्जी 8.3 है, 8.2 है, फिर लास्ट में 8 भी है। तो इस पूरे का एवरेज कितना लिखा जाता है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। तो 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 50 to 80 है, देखो एक रेंज ये ले रखी है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ 50 to 80 वाली रेंज बताता हूँ। ये 50 है, यहाँ से 56 दे रखा है, जो आयरन दे रखा है इसके आसपास 50 होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 50 मास नंबर, 50 से लेकर के 80, 100 से पहले वाला, ये 50 से 80 की जो रेंज है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक रेंज मैंने आपको ये वाली बताई है 170 से 240, एक रेंज मैंने आपको बताई है 1 से 30, इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक रेंज हमने डिस्कस की है कौन सी, 30 से 170, सो 30 से 170 का एवरेज क्या है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, कि कौन सा जो एलिमेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, कौन से एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, और बाइंडिंग एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, तो उसका आंसर ये है कि 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, तब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा और 2 लाइट न्यूक्लियाई बनाएगा, तब भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो या फिजन रिएक्शन हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, दोनों ही केसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने वाली है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने वाली है। और दोनों ही रिएक्शन में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स है मास डिफेक्ट। जब 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे जिसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं और एक हीलियम बनेगा, हैवी न्यूक्लियाई बनेगा, उस केस में भी मास डिफेक्ट होगा। और जब यूरेनियम टूटेगा और 2 नए न्यूक्लियाई बन रहे हैं, क्रिप्टॉन और बैरियम, छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, तो एक हैवी न्यूक्लियस के टूटने पर 2 छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, उस समय पर भी क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, उस समय पर भी क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास यूरेनियम है, ये 92U235, ये इसका मास नंबर है जिसके अंदर, और हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को इंजेक्ट किया,
स्लो न्यूट्रॉन को हमने इसके अंदर भेजा, न्यूट्रॉन को 0n1 से लिखते हैं। 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियन का नंबर, मास नंबर लिखेंगे 1। और जब ये न्यूट्रॉन को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो टोटल न्यूक्लियन कितने हो जाते हैं? 236। देखो एक बड़ा न्यूक्लियस था जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, तो ऑलरेडी वो अनस्टेबल था। अब हमने उसके अंदर क्या भेज दिया? एक न्यूट्रॉन और डाल दिया, तो इसका साइज और इंक्रीज हो गया। साइज और इंक्रीज हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। तो जैसे ही आप न्यूट्रॉन को इसके अंदर डालते हैं, न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करने के बाद में कुछ समय बाद ये न्यूक्लियस टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, और स्प्लिट अप होने पर 2 नए प्रोडक्ट बनाता है। वो 2 नए प्रोडक्ट होते हैं 36, इसका एटॉमिक नंबर होता है, और मास नंबर होता है 92। दूसरा बनता है बेरियम, इसका मास नंबर है 56, और इसके न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? 118 के आसपास होगा। और इस रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं? इस रिएक्शन के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 3n1, 0n1, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब रिएक्शन से पहले कितना मास था? रिएक्शन से पहले मास था 236 यूनिट, और इन सबके मास को टोटल किया जाता है। इन सबका जो मास है वो 235.5 यूनिट आता है। तो क्या हुआ? डिफरेंस आ गया क्या? रिएक्शन से पहले यूरेनियम का मास था 236, और रिएक्शन के बाद ये जो सारे के सारे टोटल जितने भी बन रहे हैं, क्रिप्टॉन, बेरियम और न्यूट्रॉन बन रहे हैं, इन सबका टोटल मास कितना आ रहा है? 235.5 आ रहा है। तो आप इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 236 माइनस 235.5, मतलब कि 0.5 यूनिट मास क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप यूरेनियम के फिजन की रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो उस समय पर भी आपको यही दिखेगा कि जो पहले न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस, उसका मास अलग था, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सबका टोटल मास इस न्यूक्लियस के मास से कैसा आएगा? कम आएगा। और रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद के मासेस का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग यही मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? यही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है।